हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी फायर क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज संडे था, क्योंकि मैं संडे को जनरली आप देखेंगे तो वीडियो नहीं डालता हूँ, पर मैंने सोचा है कि आपको हर संडे को कुछ अच्छा चीज़ दिया जाए, जिसमें मैंने चालू कर रहा हूँ राज्य दर्शन। दोस्तों, आप नहीं मानोगे, पेपर उठा के आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हर राज्य से, चाहे वहाँ का नृत्य हो, चाहे वहाँ का राष्ट्रीय उद्यान हो, ये सारी चीज़ें, चाहे उस राज्य का पुराना नाम हो, इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए मैं हर संडे को, अब से रेगुलर हर संडे को एक राज्य का डिटेल आपको दूंगा। या हो सकता है किसी ऐसा हो कि कोई राज्य अगर छोटा हो तो 2 राज्यों का एक ही साथ आपको डिटेल मिलेगा। इस तरह से हर संडे को आपको हर राज्य का राज्य दर्शन के नाम से आपको लेक्चर मिलेगा, जिसको आपको खूब मेहनत करके इसको, क्योंकि 1 हफ्ता का आपको टाइम मिल जाएगा, तो आप इसे मन से खूब याद करें और ये आपके पेपर में बहुत बड़ा जो है, ये समझिए कि कामयाबी का डोर बनेगा। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं। पहला हमारा जो राज्य है वह असम है, और पहला ही क्वेश्चन असम से बनता है कि असम का पुराना नाम क्या है। तो असम का पुराना नाम कामरूप है। अब मैं जब आगे पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कामरूप कैसे है, किसकी बुक में जिक्र है, क्या है। बस आप ये अभी ध्यान रखिए कि असम का पुराना नाम कामरूप है, पेपर में आ चुका है। आइए असम के कुछ डिटेल के बारे में देखते हैं। मैं मुख्यमंत्री या ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये चीज़ें बदलने वाली हैं। मैं जनरली वो चीज़ बताऊंगा जो स्टैटिक है, जो चेंज नहीं होने वाली है, उस चीज़ों का जिक्र करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, आपको एक नंबर याद करने हैं, 14,7,126। 14,7,126 14,7,126 क्या है? कई बार आप बोलेंगे, याद हो जाएगा। 14 का मतलब है कि वहाँ पे जो लोकसभा की सीट है 14 है असम में, और अगर राज्यसभा की बात करें तो 7 सीट, और विधानसभा की बात करें तो 126 सीट। तो 14,7,126 याद हो जाना चाहिए आपको। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं नीचे। आप देखेंगे जो असम राज्य है दोस्तों, कहा जाता है कि पूर्वी भारत में आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश से लेके मणिपुर, चाहे नागालैंड, इधर वह टोटल 7 राज्यों का ग्रुप है, जिन्हें 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। उन 7 बहनों में असम को भी काउंट किया जाता है। यदि असम को छोड़ दें तो जो 6 राज्य बचे हैं 7 बहनों वाले, वह सब के सब असम से टच करते हैं। तो एकमात्र असम ऐसा राज्य है जिससे 6 राज्य सीमा बनाते हैं पूर्वी भारत के। इस बात को आपको याद रखना है। दोस्तों, असम एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 2 बार सीमा साझा करता है। तो ये क्वेश्चन बन चुका है कि वह कौन सा पूर्वी भारत का राज्य है जो असम के जो बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा साझा करता है, तो आप कहेंगे असम। ठीक, अब नीचे आइए दोस्तों। आधुनिक असम का संस्थापक पूछा है कि आधुनिक असम का संस्थापक कौन है, तो आपको नाम रखना है गोपीनाथ बारदोलाई। क्या? गोपीनाथ बारदोलाई। तो आधुनिक असम का संस्थापक कौन है, तो आप कहेंगे गोपीनाथ बारदोलाई। दोस्तों, जो गोपीनाथ बारदोलाई हैं, उन्हीं के नाम से असम में स्टेडियम है। तो आपसे पूछ सकता है कि गोपीनाथ बारदोलाई स्टेडियम किस राज्य में है, तो आप कहेंगे असम में है। इस बात को भी आप ध्यान रखें। दोस्तों, अब नीचे आइए। उच्च न्यायालय जो है वो आप जानते हैं गुवाहाटी का है। तो आप याद रखें कि गुवाहाटी जो है इसका उच्च न्यायालय है असम का। ठीक है, वैसे असम की राजधानी आप जानते हैं दिसपुर है, लेकिन अगर उच्च न्यायालय की बात होगी तो आप गुवाहाटी याद रखें। ठीक है, अब आइए राज्य पक्षी की बात करते हैं। तो इसका नाम जो हिंदी वाला है, सफ़ेद पंख वाला बतख, ये जनरली नहीं पूछता है, इसका इंग्लिश नाम पूछता है। तो आपको याद रखना है व्हाइट विंग्ड वुड डक करके है। क्या? व्हाइट विंग्ड वुड डक, इसका पूरा नाम है किसका? सफ़ेद पंख वाला बतख का। तो ये राज्य पक्षी है। अगर राज्य पशु पूछे तो एक सींग वाला गैंडा आपने बहुत बार सुना होगा, जिसे राइनो कहते हैं। जनरली आप देखेंगे तो वो जो राइनो बोलते हैं, राइनो को नाक का, वो एक नाक जो है, राइनो मतलब होता है नाक, तो वो उसकी जो है एक तरह से सींग नहीं होती है, नाक होती है, लेकिन हम लोग एक सींग वाला गैंडा कह देते हैं। इस बात को आपको याद रखना है कि जो राइनो, उसका दूसरा नाम राइनो है, एक सींग वाले गैंडे का, जो कि असम में पाया जाता है। एक वहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा।
काजीरंगा का नाम सुने होंगे, उसी काजीरंगा में यह जो एक सिंग वाला गैंडा है यह पशु पाया जाता है और वहाँ का राज्य पशु है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। नीचे आते हैं दोस्तों, एक मंदिर है, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आ चुका है, कामाख्या माता का मंदिर। तो आपसे अगर पूछे कि कामाख्या माता का मंदिर किस राज्य में है तो आप कहेंगे असम में है। और दोस्तों इसकी एक खासियत है, वह जो असम में कामाख्या माता का मंदिर है वहाँ पे एक मेला लगता है, अम्बुवाची मेला। वह अम्बुवाची मेला कहाँ लगता है तो आप कहेंगे कि कामाख्या माता के मंदिर के पास, और वह असम में लगता है। दोस्तों इस मेला का इतना महत्व है कि इसे पूर्व का कुंभ भी कहा जाता है। अब सोचिए कि कुंभ कितना बड़ा मेला होता है, हर 12 वर्ष में लगता है। अर्धकुंभ की बात करें तो 6 वर्षों में लगता है। आप जानते हैं भारत के किस किस स्थानों पर लगता है, ये सब चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा, पर अम्बुवाची मेला का इतना महत्व है कि इसे पूर्व का कुंभ भी कहा जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। अब दोस्तों नीचे आते हैं तो ये जो कामाख्या माता मंदिर है दोस्तों, कभी कभी अगर आपसे पूछ दे बढ़ा चढ़ा के कि किस पर्वत पर है तो नीलांचल पर्वत करके है, उसी पर्वत पर कामाख्या माता का मंदिर स्थित है। अब आइए नीचे आप देखेंगे एक मंदिर और मैंने लिख लिया है, हालांकि ये पेपर में नहीं आया है, कामाख्या माता वाला आया है लेकिन ये नहीं आया है, लेकिन आ सकता है, इसलिए इसको भी आप याद रखें कि ये जो है शुक्रेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। किस मंदिर के नाम से? शुक्रेश्वर मंदिर। तो शुक्रेश्वर मंदिर और कामाख्या माता मंदिर, 2 मंदिर बहुत प्रसिद्ध कहाँ स्थित है? असम में। आइए अब दोस्तों यहाँ पे असम में एक नदी है, आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी जो कि बहती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर ही राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 है, यानी सेकेंड राष्ट्रीय जलमार्ग। अगर पूछे कहाँ है तो आप कहेंगे असम में। किस नदी पर है तो आप कहेंगे ब्रह्मपुत्र नदी पर। और यह किसको किसको जोड़ता है तो यह धुबरी से सदिया को जोड़ता है। इस बात को आप याद रखें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ का कुछ नृत्य हैं जो कि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इस बात को आपको याद रखना है कि जो नृत्य है इसमें एक नृत्य सबसे ज़्यादा जो आया है वह बिहू है। तो बिहू को आप एकदम दिमाग में बैठा लें कि बिहू को कई बार पूछा, इसलिए बिहू कहाँ का लोक नृत्य है तो आप कहेंगे कि बिहू जो नृत्य है वह है असम का। वैसे शंकर देव का एक नाटक यहाँ पे है जिसको अंकिया नाट नृत्य के नाम से जाना जाता है। तो अंकिया नाट नृत्य, बिहू और बगरुम्बा। दोस्तों बगरुम्बा जो है आप देखेंगे तो एक जनजाति बोडो है, बोडोलैंड एक स्थान है, बोडोलैंड एक स्थान है कहाँ पे? असम में। उसी स्थान पे ये बोडो जनजाति पाई जाती है जिसके द्वारा कौन सा नृत्य तो बगरुम्बा नृत्य मनाया जाता है। तो ये चीज को भी आपको ध्यान रखना है। और तो कौन कौन सा मैंने बताया? एक अंकिया नाट, दूसरा बिहू, तीसरा बगरुम्बा। ये सारे नृत्य असम के हैं। अब नीचे आते हैं दोस्तों, आप बात करेंगे कि जो भोर ताल देखेंगे, भोर ताल या इसी को भारपेट नृत्य कहा जाता है। कहीं कहीं भारपेट है, कहीं कहीं भोर ताल है। तो दोनों आप याद रखें कि ये जो भोर ताल या भारपेट नृत्य है यह भी असम का ही है। ठीक है, तो ये सारे नृत्य आपको याद रखना है। अब आइए दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा बार पेपर में आया है वो शास्त्रीय नृत्य जो हैं, जिनको हम क्लासिकल डांस कहते हैं, वो क्लासिकल डांस के बारे में पूछा है। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने चाहा कि असम का तो आपको बता ही दूं, लेकिन पूरा का पूरा जितने 8 नृत्य हैं, यानी क्लासिकल डांस जो है 8 हैं टोटल भारत में, वो 8 जो क्लासिकल डांस हैं वो सारे एक जगह मैंने लिख दिया जिससे को आपको आसानी से याद हो जाए। तो असम में जो मनाया जाता है वह है भैया सत्रिया। आप याद रखें कौन सी है तो सत्रिया है करके। सत्रिया नृत्य जो है वह असम में मनाई जाती है। ठीक है, कहाँ पे? असम में। वैसे आप देखिए 8 कौन सी हैं शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस। तो देखिए भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में 8 शास्त्रीय नृत्य का जिक्र किया है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि जो शास्त्रीय नृत्य हैं टोटल 8 क्लासिकल डांस, उनका किस पुस्तक में जिक्र है? तो आप कहेंगे भरत मुनि अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र में जिक्र है किसका? क्लासिकल डांस का। कितने हैं टोटल? 8 हैं। और ये 8 कौन से हैं और किस किस राज्य में मनाए जाते हैं, इसको ध्यान से आपको सुनना दोस्तों। आइए, पहला हमने बताया सत्रिया असम में मनाई जाती है, इसको याद रखना है। दूसरा भरतनाट्यम है। दोस्तों भरतनाट्यम कई बार पूछ चुका है और यह सबसे पुराना है, इस बात को भी याद रखना है।
तो यह भरतनाट्यम तमिलनाडु में मनाया जाता है, यानी ये क्लासिकल डांस कहाँ पे, तमिलनाडु में मनाया जाता है। कौन, भरतनाट्यम। उसी तरह कथक है, देखिए ये कथक है, ये कथकली है। तो कथक जो है ये उत्तर प्रदेश या उत्तरी भारत कर देंगे आप। उत्तरी भारत में कभी कभी ऐसे आता है, उत्तरी भारत में कौन सा क्लासिकल डांस जो है किया जाता है, तो आप कहेंगे कथक, ठीक है। और कथकली अगर कहे तो यह केरल राज्य में मनाया जाता है, यानी केरल राज्य की ये नृत्य है, ये डांस है क्लासिकल, जो कि केरल में है। और केरल की एक और है, ये केरल की दो हैं, दोनों याद रखना आपको, एक ही फ्लो में बोलेंगे तो याद हो जाएगा 2-3 बार। कथकली मोहिनीअट्टम, कथकली मोहिनीअट्टम, कथकली मोहिनीअट्टम, ये दोनों जो क्लासिकल डांस हैं यह केरल से संबंधित हैं। अब आइए देखिए मणिपुरी, तो मणिपुर राज्य उसी के नाम पे है, तो आपको याद हो गया मणिपुरी क्लासिकल डांस। और ओडिसी जो है उड़ीसा में मनाया जाता है। उसी तरह से कुचिपुड़ी एक है, जो कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। ये कुचिपुड़ी भी दोस्तों कई बार आ चुका है। आंध्र प्रदेश का जो क्लासिकल डांस कुचिपुड़ी है ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, इस चीज़ को भी आपको याद रखने हैं। तो टोटल कितने क्लासिकल डांस, 8। किस बुक में जिक्र है, तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में जिक्र है। किस किस राज्य से हैं इसको आपको याद कर लेने, मैंने बता दिया। और ये कई बार आते हैं, इसको तो मतलब याद ही कर लेने हर हालत में, इस बात को ध्यान रखने हैं। अब नीचे आइए दोस्तों, कई बार क्या होता है जब आपसे पूछता है कि भैया क्लासिकल डांस और क्लासिकल लैंग्वेज, तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लासिकल डांस अलग है और क्लासिकल लैंग्वेज अलग है, ठीक है। यानी शास्त्रीय नृत्य अलग है और शास्त्रीय भाषा अलग है। आइए उसके बारे में समझते हैं कौन कौन सी है। तो पहला आप देखेंगे कर्नाटक में जो भाषा बोली जाती है यानी क्लासिकल लैंग्वेज, वो कन्नड़ है। कन्नड़ भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है दोस्तों। ये कन्नड़ है जो कि कर्नाटक में है। कर्नाटक से थोड़ा से नीचे आएंगे तो आप देखें कि केरल है। केरल में मलयालम बोली जाती है। क्या बोली जाती है, मलयालम। ऐसे ही कभी कभी पूछ देता है कि केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है और आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो ये मलयालम है। उसी तरह से तमिलनाडु में जो बोली जाती है वह तमिल बोली जाती है। और आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। कौन सी भाषा, तेलुगु। और उसी तरह उड़ीसा में उड़िया और संस्कृत। जो संस्कृत है ये बहुत पुरानी क्लासिकल लैंग्वेज है। तो टोटल क्लासिकल लैंग्वेज कितने हैं, तो आप कहेंगे 6। टोटल क्लासिकल डांस कितने हैं, तो आप कहेंगे 8। ये जो 8 और 6 ये नंबर है ना, इसको याद होना चाहिए, इधर उधर ना हो। आइए अब हम लोग असम में आगे बढ़ते हैं कि जो असम का साहित्य है ये भी आ चुका है पेपर में। असम का साहित्य, इस बात को याद रखें, असम का साहित्य। और तमिलनाडु का भी साहित्य आ चुका है, लेकिन तमिलनाडु जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। अभी आपको जो है असम का जो साहित्य है वह कुरुंजी है। क्या है, कुरुंजी। तो कुरुंजी कहाँ का साहित्य है, तो असम के साहित्य का नाम है। अब आइए, भूपेन हजारिका का नाम आप सुने होंगे, बहुत बड़े संगीतकार भी रहे हैं और ये इनका कई क्षेत्रों में आप देखेंगे तो लेखक का भी जिक्र है। तो ये जो भूपेन हजारिका जी हैं इनको 2019 में भारत रत्न मिला था। और ये एक पुल है जिसको ढोला सदिया पुल कहते हैं, असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। और यह ढोला सदिया पुल का नाम जो बदल करके भूपेन हजारिका पुल नाम दे दिया गया। क्यों, क्योंकि भूपेन हजारिका बहुत ख्याति प्राप्त पर्सन थे, तो उन्हीं के नाम पर उन्हें सम्मान देने के लिए ऐसा कर दिया गया है। आइए आगे मिलते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं, अब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए मैंने लिखा अहोम जनजाति। दोस्तों अहोम वंश था जो कि राज किया है असम में, और उसी अहोम वंश के नाते यहाँ जो जनजाति है उसे अहोम जनजाति कहते हैं, ठीक है। तो अहोम जनजाति ये पेपर में आ चुका है कि अहोम जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, तो आप कहेंगे असम में। अच्छा दोस्तों, जब मैं पढ़ा रहा था कि असम का पुराना नाम कामरूप है, तो उस कामरूप का जो जिक्र है, पहले ध्यान से सुनिए। सबसे पहले कामरूप का उल्लेख समुद्रगुप्त के इलाहाबाद शिलालेख में मिलता है, सबसे पहले। यानी अगर आपसे पूछे कि कामरूप का जिक्र सबसे पहले किस शिलालेख में मिलता है, तो आप कहेंगे इलाहाबाद के शिलालेख, जो कि समुद्रगुप्त से संबंधित है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक व्यक्ति है ह्वेनसांग, इसी का नाम दूसरा का हेन तसांग भी लिखा है। ह्वेनसांग कहिए या हेन तसांग कहिए। इस व्यक्ति की एक पुस्तक है CU की। इस पुस्तक
में यानी CUK में भी असम का कामरूप नाम का जिक्र मिलता है या उल्लेख है। इस बात को आपको याद रखना है। तो आपसे पूछ सकता है कि जो असम का पुराना नाम कामरूप है उसका जिक्र हेनसांग के किस पुस्तक में है, तो आप कहेंगे CUK यानी हेन तसांग। ठीक है। असम का प्राचीन नाम मैंने बता दिया कामरूप है। सबसे पहले कामरूप का उल्लेख समुद्रगुप्त के इलाहाबाद शिलालेख में है, ये भी बता दिया। अब आइए आगे आइए दोस्तों, ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय उद्यान को, क्योंकि कई बार कहीं अगर कोई राष्ट्रीय उद्यान समझिए सबसे महत्वपूर्ण है तो वह असम और मध्य प्रदेश के होते हैं, और इधर नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु वगैरह वाले खूब पूछे जाते हैं। तो असम का आपको याद रखना कौन कौन सा मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। काजीरंगा, मानस, ओरांग, डिब्रू साइखोवा, इसके बाद आप देखेंगे नामेरी। तो आप देखिए मैं पढ़ दे रहा हूँ यहाँ पे, आप देखिए काजीरंगा, मानस, ओरांग, डिब्रू साइखोवा, नामेरी, ये राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में स्थित हैं, जिसमें से काजीरंगा और मानस ये तो आपको हर हालत में याद होना चाहिए क्योंकि घुमा फिरा के इनसे पूछा है। अब आगे आइए दोस्तों, नदियाँ की बात कर लेते हैं। तो नदियाँ आप जानते हैं, मैंने बताया था कि एक नदी जो है तिब्बत से आती है, आप देखेंगे तिब्बत से आती है, मैंने ये पढ़ा चुका हूँ नदी को कि ब्रह्मपुत्र नदी। तो असम में इसका ब्रह्मपुत्र नाम है। वैसे देखेंगे तो इसको तिब्बत में यारलुंग या सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो यारलुंग या सांगपो। अब आगे आई अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, और फिर मुड़ करके जब असम में आती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। तो असम की नदियों को पूछे अगर कि असम की नदियाँ कौन कौन सी है, तो एक तो ब्रह्मपुत्र हो गई, इसी को देखेंगे जमुना कहाँ कहा जाता है, बांग्लादेश में, मैंने बता चुका हूँ। अब देखिए असम की नदियों में कौन कौन सी है, तो आपको मैं बोल रहा हूँ ध्यान दें, ब्रह्मपुत्र, बराक, धनसिरी, अब ये देखेंगे कामेंग, लोहित, मानस, सुबनसिरी, संकोश, इस तरह की आदि नदियाँ जो है यह स्थित हैं असम में। दोस्तों ये जो रेड मैंने दे चुका, यहाँ पे देखिए इनके नीचे मैंने रेड जो नदियों पर मैंने ये लगाया, इन्हीं के नाम से बहुउद्देशीय परियोजना असम में स्थित है। यानी पूछे कि लोहित बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य की है, या आपसे पूछे सुबनसिरी बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य की है, तो आप कहेंगे असम का है। तो ये असम की नदियों के बारे में हो गया। अब आइए आगे, पहला तेल का कुआं। अब बताइए, आप अगर प्रीवियस ईयर पढ़े होंगे, स्टडी थोड़ा मोड़ा किए होंगे, तो बताइए कितनी बार पूछा है कि जो है पहला तेल का कुआं भारत के किस राज्य में है, तो आप कहेंगे असम में है। कहाँ पे है? असम। असम के कहाँ, तो आप कहेंगे डिगबोई में। कहाँ पे? डिगबोई। असम का एक स्थान है डिगबोई, जहाँ पे पहला तेल का कुआं सबसे पुराना ये डिगबोई में है। और कब, तो आप कहेंगे इसको कब खोजा गया था? 1901 में। ठीक है, तो इस बात को याद रखें। उसी तरह दोस्तों एक गलियारा है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार आया है, सिलीगुड़ी गलियारा, जिसको हम चिकन नेक कहते हैं। चिकन नेक का मतलब होता है चिकन नेक, नेक मतलब होता है गर्दन। तो जो मुर्गा होता है यानी जो चिकन होता है उसके गर्दन के आकार का नहीं पतला है, इसीलिए उसे चिकन नेक भी कह दिया जाता है। तो सिलीगुड़ी या गलियारा या चिकन नेक गलियारा की अगर बात करें तो ये स्थित है असम में। और इसका क्या महत्व है दोस्तों, यह शेष भारत को पूर्वी राज्यों से जोड़ता है, इसलिए इसका बहुत महत्व है। पूछ देता है कि सिलीगुड़ी गलियारा किस राज्य में है, तो आप कहेंगे असम में है। आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों जीआई टैग की बात करते हैं। असम की कुछ चीज़ें हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है। जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। क्या? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई टैग का इतना महत्व है दोस्त, इसका अधिनियम 1919 में आया था। हालांकि जब ये प्रभाव में आया तो वह 13 सितंबर 2003 से प्रभाव में आया है, 13 सितंबर 2003 से। लेकिन इसका अधिनियम कई बार पूछा है कि जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन का जो अधिनियम आया ये कब आया है, तो आप कहेंगे 1999। और किस किस चीज़ को जीआई टैग असम के मिला है, तो आप कहेंगे तेजपुर की लीची, वहाँ की तेजपुर की लीची के नाम से जाना जाता है, जिसे क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। और वहाँ का एक सिल्क है जिसे मुगा सिल्क कहा जाता है, उस मुगा सिल्क को भी जीआई टैग मिला है। ये सारी बातें दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, मेन है, आप इसको एकदम याद कर लीजिए। इसी तरह हर संडे को आपको राज्य दर्शन एक मिलेगा और आपको एक हफ्ता का टाइम मिल जा रहा है। एक हफ्ते में आप कोशिश करिए कि एक एक चीज़ को याद कर लें। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें मेरे मित्र। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
तब तक के लिए धन्यवाद।